आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो आर्टिकल 20 और 21 हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इन केस ऑफ इमरजेंसी भी ये सस्पेंड नहीं हो सकते, मगर अगर कल के दिन नेशनल इमरजेंसी भी लग जाए तो भी ये आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 वैलिड माने जाएंगे। हर एक फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाता है नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21, और 21 है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। Article 21 declares that no person shall be deprived of his or her life or personal liberty except according to procedure established by law. The rights available to both citizens and foreigners. तो पहली चीज़ तो ये कि जो आर्टिकल 21 है ये दोनों सिटीजन्स और फॉरेनर्स दोनों को अवेलेबल है, और ये बात आर्टिकल 20 में भी सेम थी। आर्टिकल 20 भी सिटीजन्स और फॉरेनर्स दोनों को अवेलेबल है, क्योंकि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट्स हैं। ये सिटीज़न ये इंसानियत को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो ये ज़रूरी है कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 सिटीजन्स को भी अवेलेबल हो और फॉरेनर्स को भी अवेलेबल हो। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज और हर लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब जो प्रोसीजर, जो एक तरीक़ा, एक मेथड, यानी कि जो प्रोसीजर फॉलो होता है, जो प्रोसीजर एक लॉ ने बनाया है, जो एक प्रोसीजर एक लॉ ने एस्टैब्लिश किया है, उसके छोड़कर, मतलब अगर लॉ में है कि ये क्राइम के लिए ये स्पेसिफाइड सज़ा होगी, ये स्पेसिफाइड फ़ाइन होगा, तो इसे छोड़कर लॉ के एक्सेप्शन में किसी की भी लाइफ और उसकी लिबर्टी, मतलब उसकी आज़ादी छीनी नहीं जा सकती। हर एक इंसान के पास ये हक है कि वो अपनी ज़िंदगी जी सकता है और अपने फ्रीडम को एक्सरसाइज कर सकता है। लिबर्टी इज़ नथिंग बट फ्रीडम। देयर इज़ अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन फ्रीडम एंड लिबर्टी। इन द फेमस गोपालन केस 1950, तो ये जो गोपालन थे, ये जो हमारी फर्स्ट लोकसभा थी, मतलब हाउस ऑफ पीपल, उसके जो फर्स्ट आई थी 1951 में, जो फर्स्ट इलेक्टेड लोकसभा आई थी, उसके ये एमपी थे और ये कम्युनिस्ट लीडर थे, ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, ये गोपालन थे ये। तो 1950 में द सुप्रीम कोर्ट हैज़ टेकन अ नैरो इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21. ही हेल्ड दैट द प्रोटेक्शन अंडर द आर्टिकल 21 इज अवेलेबल ओनली अगेंस्ट आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन एंड नॉट फ्रॉम आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शंस। तो गोपालन केस 1950, जो कम्युनिस्ट लीडर थे, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया था इनका 1950 के टाइम पे। तो तब सुप्रीम कोर्ट ने, तब हमारी जुडिशरी न्यूली बॉर्न एंड बॉटअप हुई थी, मतलब 1947 में हम आज़ाद हुए थे 1950 में। तो उस वक्त हमारी जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने एक नैरो इंटरप्रिटेशन लिया था आर्टिकल 21 का। इट हेल्ड दैट द प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 21 इज अवेलेबल अगेंस्ट ओनली आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शंस एंड नॉट फ्रॉम द आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शंस। तो ये कहा गया कि जो एग्जीक्यूटिव एक्शंस है उसके अगेंस्ट अवेलेबल है आर्टिकल 21 का प्रोटेक्शन, लेकिन लेजिस्लेटिव एक्शंस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है। दिस मीन्स दैट द स्टेट कैन डिप्राइव द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ ए पर्सन बेस्ड ऑन लॉ। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर स्टेट चाहे, स्टेट मतलब ये आर्टिकल 12 की डेफिनेशन को याद कीजिए आप, स्टेट का मतलब लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ऑल दैट, और जो लोकल लेवल पे लोकल अथॉरिटीज़ हो गई। तो अगर स्टेट चाहता है तो वो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी किसी का भी छीन सकता है ऑन द बेस्ड ऑन लॉ। तो ये इंटरप्रिटेशन 1915 की थी। आगे ये इंटरप्रिटेशन को चेंज किया जाएगा। 1950 में आई थी ये इंटरप्रिटेशन गोपालन केस में, 1950 में। This is because the expression procedure established by law in Article 21, which is different from the expression due process of law contained in the American Constitution. तो जो procedure established by law है, ये आर्टिकल 21 में मेंशन है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में मेंशन है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, मतलब राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। कोई भी पर्सन की लाइफ और उसकी पर्सनल लिबर्टी को हम नहीं छीन सकते, उसे नहीं ले सकते एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के। और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दी है वो विच इज़ बेस्ड ऑन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में। हैज़ द वैलिडिटी ऑफ द लॉ हैज़ प्रिस्क्राइब्ड ए प्रोसीजर कैनॉट बी क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड दैट द लॉ इज अनरीजनेबल, अनफेयर और अनजस्ट। सेकेंडली, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द पर्सनल लिबर्टी मीन्स ओनली लिबर्टी रिलेटिंग टू ए पर्सन और बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल। तो तब 1950 के टाइम ये कहा गया था कि अगर लेजिस्लेचर कोई लॉ पास करती है, और लॉ यानी कि एक्ट कुछ भी पास करती है, तो अगर वो लॉ अनफेयर है, अनरीजनेबल है, अनजस्ट है, तो उसके बेसिस पे उसे क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। ये बेसिस पे क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। अब सपोज कोई एक्ट आ गया, कोई लॉ पास किया गया, उसके हिसाब से एक लॉ बन गया, एक प्रोसीजर बन गया, तो ये इस बेसिस पे उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता कि ये अनजस्ट है, अनफेयर है और ये लोगों की लिबर्टी को छीनता है। तो सेकेंडली, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द पर्सनल लिबर्टी मीन्स ओनली लिबर्टी रिलेटिंग टू द पर्सन और द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। और सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बात ये कही कि यहाँ पे जो पर्सनल लिबर्टी का मतलब है उसका सिर्फ यही मतलब है कि एक पर्सन से रिलेटेड या फिर उसके जो इंडिविजुअल, जो उसकी खुद की आज़ादी है, उससे ही रिलेटेड ये राइट दिया गया है। लेकिन मेनका गांधी केस
और ए के गोपालन केस 1950 में हुआ था, मेनका गांधी केस 1978 में हुआ था, जस्ट आफ्टर 1 ईयर आफ्टर द एमरजेंसी. बट इन मेनका गांधी केस द सुप्रीम कोर्ट ruled that its judgment in the Gopalan case by taking the interpretation ऑफ द आर्टिकल 21. तो जो गोपालन केस, ए के गोपालन केस वॉज स्टेट ऑफ मद्रास 1950 में ये जो केस हुआ था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो इंटरप्रिटेशन है आर्टिकल 21 की, वो बहुत ही नैरो इंटरप्रिटेशन दी थी. एग्जीक्यूटिव एक्शंस के अगेंस्ट अवेलेबल नहीं है ये कहा था. लेकिन जब मेनका गांधी केस आएगा 1978 का, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जो 1950 की जो जजमेंट थी उसे ओवर रूल करके ये कह रहे हैं कि ये जो आर्टिकल 21 की जो तब 1950 में जो इंटरप्रिटेशन दी गई थी वो नैरो थी, और अब एक वाइडर इंटरप्रिटेशन दी है 1978 में आर्टिकल 21 की. देयरफॉर द रूल दैट द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ ए पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड बाय लॉ प्रोवाइडेड द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ इज रीजनेबल, फेयर, जस्ट एंड नॉट आर्बिट्ररी, फैंसीफुल और ऑप्रेसिव. और ये कहा गया 1978 के मेनका गांधी केस में, ये कहा गया कि ये जो राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी है, मतलब एक आदमी की जो आर्टिकल 21 जो राइट देता है, वो मतलब उसकी लाइफ, उसको जीने का हक है, और उसकी एक फ्रीडम, क्या उसके पास फ्रीडम है, लिबर्टी है, उसके पास उसका इंडिविजुअल फ्रीडम है एक पर्सन का, वो तभी लिया जा सकता है जब लॉ जस्ट हो, फेयर हो, रीजनेबल हो, आर्बिट्ररी ना हो. मतलब अगर कि पार्लियामेंट ने कोई लॉ पास कर दिया और वो अनरीजनेबल है, अनजस्ट है, आर्बिट्ररी है, और ये डिसाइड करेगा जुडिशरी कि वो आर्बिट्ररी है या नहीं है. अगर केस जुडिशरी में गया उस लॉ से रिलेटेड, तब जुडिशरी डिसाइड करेगी कि वो आर्बिट्ररी है या नहीं है. और अगर वो आर्बिट्ररी है तो उस एक आर्टिकल 21 यानी कि किसी भी एक पर्सन की लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को नहीं ले सकता. अगर वो आर्बिट्ररी नहीं है, रीजनेबल है, फेयर है, जस्ट है, तभी वो लॉ किसी भी पर्सन का राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ले सकता है. इन order that procedure is reasonable and fair and just, the procedure should conform to the principle of natural justice. In other words, it introduced the American expression due process of law. और ये कैसे पता किया जाएगा कि वो एक जो प्रोसीजर जो लॉ ने एस्टैब्लिश किया है वो फेयर है, जस्ट है, रीजनेबल है, तो उसको नेचुरल जस्टिस, मतलब कि जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, अमेरिकन कॉन्सेप्ट है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, उसको यहाँ पे जुडिशरी ने इंट्रोड्यूस किया. इन इफेक्ट द प्रोसीजर अंडर द आर्टिकल 21 शुड बी अवेलेबल not only against the arbitrary executive action but also the arbitrary legislative actions. और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आर्टिकल 21 का जो प्रोटेक्शन अवेलेबल है वो एग्जीक्यूटिव एक्शंस के अगेंस्ट भी अवेलेबल है और लेजिस्लेटिव एक्शंस के अगेंस्ट भी अवेलेबल है. फर्दर द कोर्ट हेल्ड दैट द राइट टू लाइफ एज अवॉइडेड इन आर्टिकल 21 इज नॉट merely confined to animal existence or survival, but in conclusion within the ambit the right to live with human dignity and all those aspects of life which go to make a man's life meaningful, complete and worth living. और आर्टिकल 21 ये नहीं कहता कि आप ज़िंदा रहें, आपके पास फ्रीडम रहे, लेकिन आपकी एग्जिस्टेंस, एनिमल एग्जिस्टेंस, मतलब ज़िंदा तो एनिमल्स भी है और उन लोगों के पास फ्रीडम है कि वो कहाँ भी जा सकते हैं. मतलब एक तरीके से ये कह रहा है कि आपको ज़िंदगी, लेकिन एक जानवर की ज़िंदगी जीने का हक नहीं है. आर्टिकल 21 सिर्फ आपको ज़िंदा रहने की हक भी नहीं देता, आपको एक डिग्निफाइड, मतलब एक रेस्पेक्टफुल, एक डिग्निफाइड और एक वेल टू डू, मतलब एक मीनिंगफुल लाइफ देने का वादा करता है आर्टिकल 21. और ये कहता है कि एक जो ह्यूमन बीइंग की लाइफ है, जो एक सिटीज़न की लाइफ है, सिटीज़न और फॉरेनर की लाइफ है, वो मीनिंगफुल हो, वो वर्थ लिविंग हो, मतलब वो जीने का कुछ मतलब हो, उसका अच्छी लाइफ हो. इन ब्रीफ, अच्छी लाइफ, एक डिग्निफाइड अच्छी लाइफ विद बेसिक नीड्स. इट ऑल्सो रूल्ड दैट द एक्सप्रेशन पर्सनल लिबर्टी इन आर्टिकल 21 इज वाइडेस्ट एम्पलीट्यूड एंड इट्स कवर्स वैरायटी ऑफ राइट्स दैट इज गो टू कॉन्स्टिट्यूट द पर्सनल लिबर्टी ऑफ ए मैन. और ये कहा गया कि आर्टिकल 21 के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे राइट्स हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें गारंटी करता है. द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रीअफर्म्ड इट्स जजमेंट इन मेनका गांधी केस and subsequent cases. It has declared the following rights as the part of Article 21. तो मेनका गांधी के केस के बाद से आर्टिकल 21 का एक वाइडर स्कोप लिया गया था, और उसके बाद जो भी मतलब 1978 में मेनका गांधी केस हुआ, और इसके बाद से जो भी केसेस आते गए हैं और टेल डेट भी जो सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि आर्टिकल 21 के अंदर कौन से छोटे छोटे राइट्स हैं, और नीचे गए हुए राइट्स आर्टिकल 21 का पार्ट है. तो आर्टिकल 21 के क्या क्या राइट्स है उसको वाइडर करती गई है हमारी जुडिशरी डिड दे, और उसको और ज़्यादा ब्रीफली एक्सप्लेन किया है. द राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी, मतलब एक ह्यूमन डिग्निटी, मतलब एक रेस्पेक्टिव सेल्फ रेस्पेक्ट वाली लाइफ जीने का. डिसेंट एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग पोल्यूशन फ्री वाटर, एयर प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैजार्डियस इंडस्ट्रीज, मतलब एक खुले अच्छे एनवायरनमेंट, साफ एनवायरनमेंट में रहना, साफ पानी और हवा में रहने का भी हमारा राइट है. और हैजार्डियस जो इंडस्ट्रीज़ जो बहुत ज़्यादा
पोल्यूशन फैलाते हैं उनसे दूर रहने का भी हमें हक है। राइट टू लाइवलीहुड, और लाइवलीहुड विद इन द इकोनॉमिक लिमिट्स। आपको एक लाइवलीहुड देने का, आपको एक वर्क देने का वादा तो क्या है, लेकिन विद इन द इकोनॉमिक लिमिट्स। राइट टू प्राइवेसी, आप प्राइवेसी रख सकते हैं। राइट टू शेल्टर, छत आपके पास हो, इसका राइट है विद इन द इकोनॉमिक्स लिमिट्स ऑफ द स्टेट। राइट टू हेल्थ, एक अच्छी हेल्थ। राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज। और ये तो अब 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011 के थ्रू ये क्या नाम है, आर्टिकल 21A में भी डाल दिया गया है। फ्री लीगल एड की बात की गई है आर्टिकल 31A में, DPSP में है ये। हम तब डिस्कस करेंगे इसके बारे में इन ब्रीफ, डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी तो इन ब्रीफ कह देता हूँ कि जो लीगल एड होती है, मतलब जो अगर आप किसी केस में फंस गए तो आप कुछ लोग जो मिडिल क्लास होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते उतना एक्सपेंसिव प्रोसीजर जो जुडिशरी में होता है, तो उस केसेस में फ्री लीगल एड देने का वादा करती है हमारी गवर्नमेंट। सॉरी, एक लेटर करेक्शन, ये जो फ्री लीगल एड है ये आर्टिकल 39A में है, नॉट 31A, सॉरी 39A। और ये जो फ्री एजुकेशन का क्लॉज है ये तो आर्टिकल 21A में ही है। राइट टू स्पीडी ट्रायल, राइट अगेंस्ट सॉलिडरी कन्फर्मेशन। हैंड कफिंग मतलब जो हथकड़ी पहनाई जाती है उससे रिलेटेड है। स्पीडी ट्रायल मतलब आपका जो भी जुडिशियल ट्रायल होगा वो स्पीड हो। इनह्यूमन ट्रीटमेंट, आपके साथ इंसानियत का व्यवहार किया जाएगा। डिले इन एग्जीक्यूशन, मतलब कोई भी अगर एग्जीक्यूशन किया जा रहा है तो वो जल्दी किया जाए। राइट टू ट्रैवल अब्रॉड, और ये जो ट्रैवल अब्रॉड है ये तो मेनका गांधी केस में ही कहा गया था। राइट टू ट्रैवल अब्रॉड। राइट अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर, जो बॉन्डेड लेबर होता था, जो फोर्सफुल लेबर होता था, बिना पैसे की जो लेबर का काम कराते थे। अगेंस्ट कस्टोडियल हरासमेंट, मतलब कस्टडी में आपके साथ हरासमेंट नहीं हो सकता। इमरजेंसी मेडिकल एड, डॉक्टर असिस्टेंट। राइट टू टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। राइट नॉट टू बी ड्राइवन आउट ऑफ द स्टेट। राइट टू फ्री ट्रायल। राइट ऑफ प्रिजनर टू हैव नेसेसिटी ऑफ लाइफ, प्रिजनर्स के पास भी ये राइट है कि वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें इस्तेमाल कर सकें। राइट टू women to be treated with decency and dignity. Right against public hanging. Right to road in hilly areas. Right to information. Right to reputation. Right of appeal from the judgment of conviction. Right to family pension. Right to social economic justice and empowerment. Right against bar fetters. बार फैटर्स मतलब वो जो हथकड़ी से, चेनों से हमें बांध दिया जाता है ना, जंजीरों में से, उसकी बात हो रही है। राइट टू अप्रोप्रिएट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। राइट टू स्लीप, फ्रीडम फ्रॉम नॉइस पोल्यूशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। राइट टू अपॉर्चुनिटी। राइट टू डिसेंट बरियल एंड क्रीमेशन। बरियल मतलब दफनाना, क्रीमेशन मतलब जलाना। जो डिफरेंट रिलीजन में अपने अपने तरीक़े हैं आफ्टर डेथ के। राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस। राइट टू डाई विथ डिग्निटी। पैसिव euthanasia. The important case is related to the expansion of the scope of Article 21, protection of life and personal liberty, are mentioned in Table 8.6. तो एक बार टेबल 8.6 देख लीजिए। एम लक्ष्मीकांता, सतवंत सिंह सहानी, डॉक्टर रामराथनम, राइट टू ट्रैवल अब्रॉड। MH हॉस्कॉट, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, राइट टू फ्री लीगल एड, ये ले गया था। और ये जो ट्रैवल अब्रॉड का है ना, ये 2 बार रिपीट हुआ है। मेनका गांधी केस में भी उनका पासपोर्ट, जो मिसेस मेनका गांधी है उनका पासपोर्ट ले लिया गया था, मतलब लेने की मांग की गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये किया कि मेनका गांधी जी को राइट है कि वो पासपोर्ट रख सकती है और वो फॉरेन भी ट्रैवल कर सकती है, और सिर्फ उन्हें ही नहीं, हर एक सिटीज़न के पास ये राइट है। तो और ये भी सतवंत सिंह सहानी केस में भी ये कहा गया। MH हॉस्कॉट की केस में कहा गया कि फ्री लीगल एड दी जाएगी। हुसैन नारायण काठौन में ये कहा गया कि स्पीडी ट्रायल होगा। फ्रांसिस कोराइली मुलन, राइट टू ट्रैवल, राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी एंड राइट ऑफ प्रिजनर्स टू हैव नेसेसिटी ऑफ लाइफ। शीला बारसे, राइट अगेंस्ट कस्टोडियल हरासमेंट, रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटल केंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश केस, द डिसेंट, राइट टू डिसेंट एनवायरनमेंट। ओल्गा टेलिस, राइट टू लाइवलीहुड। परमानंद कटारा, राइट टू इमरजेंसी मेडिकल एड। शास्त्री स्तर बिल्डर्स, राइट टू शेल्टर। KS पुट्टास्वामी, राइट टू प्राइवेसी, कॉमन कॉज। ये जो एक सोसाइटी के थ्रू ये केस हुआ था, राइट टू डाई विथ डिग्निटी। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 बहुत वाइडर स्कोप में एक्सप्लेन किया गया है बाय द जुडिशरी। राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21A डिक्लेयर्स दैट द स्टेट shall promote free and compulsory education to all the children of age 6 to 14 years in such matter as the state may determine। तो आर्टिकल 21A, सॉरी पेन चेंज करते हैं। आर्टिकल 21A
आर्टिकल 21A के थ्रू ये कहा गया है कि स्टेट फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगा चिल्ड्रन को 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। सच मैनर द स्टेट में डिटरमाइन, और कोई भी मैनर मतलब तरीका स्टेट का होगा। दिस प्रोविजन मेक्स ओनली एलिमेंट्री एजुकेशन एज द फंडामेंटल राइट्स एंड नॉट दैट द हायर एंड प्रोफेशनल एजुकेशन। तो 6 से 14 साल के बच्चों की बात की गई है, और यहाँ पे एलिमेंट्री एजुकेशन जो स्कूल लेवल एजुकेशन है उसकी बात की गई है। हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन, इन सब की बात नहीं की गई है। द प्रोविजन वॉज एडेड बाई 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के थ्रू ये प्रोविजन ऐड किया गया था। Thus, amendment is a major milestone in the country's aim to achieve education for all। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, ये मेजर माइलस्टोन है हमारी कंट्री के एम को अचीव करने का। और हमारा एम क्या था? एजुकेशन सबके लिए, एजुकेशन फॉर ऑल। द गवर्नमेंट डिस्क्राइब्स दिस स्टेप एज द डॉन इन द सेकेंड रेवोल्यूशन इन द चैप्टर ऑफ सिटीजन्स राइट्स। तो जो गवर्नमेंट है इसने ऐसे डिस्क्राइब किया कि डॉन इन द सेकेंड रेवोल्यूशन in the chapter of citizens' rights. Even before this amendment, the Constitution contained the provision for free and compulsory education for the children under Article 45 and Part 4. However, being a directive principle of state policy, it was not enforceable by the courts. Now there is a scope of judicial intervention in this regard. पहले आर्टिकल 45 में अवेलेबल था ये DPS पे, और अब आर्टिकल 45 को चेंज किया गया है। जब मैं आर्टिकल 45 आपको पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। अब यहाँ पे ये चेंज करके ये कहा गया है कि आर्टिकल 45 में 6 साल तक के बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन का प्रावधान किया जाएगा, ये कहा गया। और आर्टिकल 45 चेंज किया गया। और पहले तो ये राइट टू एजुकेशन जो था, एलिमेंट्री एजुकेशन, ये DPS पे था, कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं था, नॉन जस्टिसेबल था। लेकिन फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल है। अगर कल के दिन हमारी गवर्नमेंट करती है राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, बहुत सारी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव स्कीम्स है जिससे बच्चों को अट्रैक्ट किया जाए एजुकेशन के लिए। लेकिन अगर इन केस सपोज कीजिए अगर गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है तो हम कोर्ट में जाके न्याय मांग सकते हैं। ये कोर्ट में एनफोर्सेबल है क्योंकि जुडिशियल इंटरवेंशन का स्कोप है यहाँ पे, जुडिशरी पिक्चर में आ जाएगी इन केस में। इस केस में अगर ये गवर्नमेंट स्टेप्स नहीं ले रही है, प्रॉपर स्टेप्स नहीं ले रही है राइट टू एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। दिस अमेंडमेंट चेंज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 45 इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। द नाउ इज द स्टेट शेल एंडेवर टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन until they complete the age of 6 years, and also a new fundamental duty under article 51A। और आर्टिकल 51A में एक और एक फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई है स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे। 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो ऐड किए गए थे। मैं आपको इन डिटेल इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ के चैप्टर में पढ़ाऊंगा। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थे। 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी ये थी कि पेरेंट्स के पास, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर द एजुकेशन ऑफ हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14। और पेरेंट्स के ऊपर ये फंडामेंटल ड्यूटी आ गई कि आपको आपके बच्चों को पढ़ाना है 6 से 14 साल तक, मिनिमम 6 से 14 साल तक तो पढ़ाना ही है। और आर्टिकल 45 को चेंज किया गया, अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन की बात की गई अंटिल 6 ईयर, 6 साल तक। जब बच्चों की उम्र जब तक 6 साल होगी तब तक स्टेट क्या करेगा, उनकी अर्ली चाइल्डहुड केयर के लिए और एजुकेशन के लिए कुछ प्रोविजंस करेगा। यूनिकृष्णा केस, उन्नीकृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। केस 1993 का था। इटसेल्फ द सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज्ड अ फंडामेंटल राइट टू प्राइमरी एजुकेशन इन द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। अब मैंने आपको जब यहाँ पे ये जो 38 एम लक्ष्मीकांत जो मैं एडिशन पढ़ा हूँ उसमें तो 38 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21 के अंदर जो मिनी छोटे छोटे राइट्स हैं उसमें मैंने इससे ऑलरेडी बता दिया कि राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स, ये जो 7th पॉइंट है इसमें राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में भी है। मतलब जब तक 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 आया था उससे पहले ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस थे, और इन प्रोविजंस को सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज कर भी लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने यूनिकृष्णा केस में ये रिकॉग्नाइज किया। तो यूनिकृष्णा केस 1993 में ही ये कह दिया गया कि जो राइट टू एजुकेशन है वो आर्टिकल 21 का पार्ट है। It held that every child that is obviously a citizen of India has the right to freedom of education until he or she completes the age of 14 years। और आर्टिकल 21A मतलब राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन सिटीजन्स के पास भी है और फॉरेनर्स के पास भी है। मतलब फॉरेनर्स भी एजुकेशन एक्वायर कर सकते हैं। ये फंडामेंटल राइट सिटीजन्स के पास भी है, फॉरेनर्स के पास भी है, एनिमी एलियन के पास नहीं है। अगर आप एनिमी एलियन क्या है नहीं समझ पा रहे हैं तो आपने सिटीजनशिप की वीडियो सही से नहीं सुनी है। Therefore, his or her right to
एजुकेशन इज सब्जेक्ट टू द लिमिट्स ऑफ इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट्स। ये बात कही गई है कि हर एक सिटीज़न के पास एजुकेशन का राइट है। एजुकेशन 6 से 14 साल के बच्चों के पास एजुकेशन का राइट है, फंडामेंटल राइट है। वो किसी भी मैनर में देगा, लेकिन गवर्नमेंट स्टेट की ड्यूटी है कि वो एजुकेशन प्रोवाइड करे। लेकिन ये जो राइट टू एजुकेशन है ये सब्जेक्ट टू लिमिट्स ऑफ इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। तो इकोनॉमिक लिमिट्स का एक लिमिटेशन यहाँ पे ये है कि विद इन द इकोनॉमिक लिमिट्स, दैट इज इकोनॉमिक कैपेसिटी ऑफ द स्टेट, मतलब हमारी इकोनॉमिक कैपेसिटी को मद्देनजर रखते हुए हम राइट टू एजुकेशन देने वाले हैं। और एलिमेंट्री एजुकेशन की बात की है, हायर एजुकेशन की बात नहीं की है। हायर एजुकेशन की बात डीपीएसपी में की गई है। इन दिस जजमेंट द कोर्ट ओवररूल्ड द अर्लियर जजमेंट डिलीवर्ड इन मोहिनी जैन केस, मोहिनी जैन वर्सेस कर्नाटका, स्टेट ऑफ कर्नाटका केस 1982, wherein it partially declared that it was a fundamental right to education up to any level including professional education like medicine and engineering। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए ये कहा कि जो जजमेंट दिया गया था 1982 मोहिनी जैन केस में ये कहा गया कि आपका जो राइट टू एजुकेशन है वो प्रोफेशनल एजुकेशन, मतलब कोई भी लेवल की एजुकेशन में अप्लाई होता है, चाहे वो कोई प्रोफेशनल एजुकेशन जैसे कि मेडिसिन इंजीनियरिंग हो, मेडिसिन जैसे कि एमबीबीएस हो गया, ऐसी बड़ी बड़ी डिग्रीज जो बीटेक वगैरह हो गया, ये सब डिग्री, ये जो प्रोफेशनल एजुकेशन है इसमें पैसा बहुत लगता है। तो हमारे एट प्रेजेंट हमारी स्टेट के पास इतनी इकोनॉमिक कैपेसिटी नहीं है कि वो प्रोफेशनल एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। मे बी इन फ्यूचर तब शायद हम फंडामेंटल राइट को ये जो हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन, ये प्रोफेशनल एजुकेशन तक भी एक्सरसाइज कर सके। लेकिन अभी के लिए इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रोवाइड प्रोफेशनल एजुकेशन एज योर फंडामेंटल राइट्स। In pursuance of the Article 21A, the Parliament enacted the right of children to free and compulsory education RTE Act 2009। तो आर्टिकल 21A को वर्किंग में लाने के लिए, मतलब उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ थोड़े फंडामेंटल राइट्स हैं जो अपने आप लागू हो जाते हैं। कुछ को लागू करने के लिए आप एक पार्लियामेंट या फिर मतलब लेजिस्लेचर को एक लॉ बनाना पड़ता है। तो राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन RTE, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है 2009 का, ये पार्लियामेंट ने बनाया था। दिस एक्ट सीक्स टू प्रोवाइड दैट एवरी child has the right to provided full-time elementary education of satisfactory and equitably quality in a formal school which satisfies certain essential norms and standard। तो ये एक्ट जो है वो हर एक चिल्ड्रन को ये एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात करता है जो सेटिस्फैक्टरी हो, मतलब ऐसी वैसी एजुकेशन नहीं, मतलब एक स्टैंडर्ड लेवल पे, एक स्कूल लेवल, जो नॉर्मल डिसेंट जो एजुकेशन होनी चाहिए, मतलब एक अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एक स्कूल लेवल आपको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। मतलब इन द सेंस आप जो टीचिंग का एरिया है वो भी एक डिसेंट एनवायरनमेंट में होना चाहिए, कुछ स्टैंडर्ड्स के साथ, कुछ नॉर्म्स के साथ, कुछ ऑब्जेक्टिव्स के साथ। दिस लेजिस्लेशन इज़ encouraged in the belief that the values of quality, social justice and democracy and the certain of it just and human society can be derived only through the provision of all inclusive elementary education to all। The Constitution 86th Amendment Act of 2002, the right of children to free and compulsory education 2009 have came into force in April 2010। ये जो 86th Constitutional Amendment Act था, 86th Constitutional Amendment Act 2002 का, और जो Right to Education Act RTE 2009 का था, दोनों भी 2010 से एनफोर्स में आए थे। याद रखिए, जो 86th अमेंडमेंट एक्ट है वो तो 2002 में आया था, लेकिन वो फोर्स में आया 2010 में। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू द पर्सन हु आर अरेस्टेड और डिटेन्ड। तो आर्टिकल 22 दो चीज़ों के बारे में बात करता है। पहले तो अरेस्ट और डिटेन, ये दोनों चीज़ें में एक माइनर सा फ़र्क है, मतलब ये चीज़ें सेम है लेकिन कुछ कुछ डिफरेंस है। अरेस्ट का मतलब ये होता है कि आपने एक क्राइम कमिट कर लिया, सपोज़ कीजिए आपने चोरी की, एक सपोज़ की लीजिए एक हाइपोथेटिकल केस, तो उस आपने चोरी की, चोरी के बाद आप गिल्टी फाइंड हो गए, एविडेंस मिल गई, या फिर आपको चोरी करते हुए ही पकड़ा गया, मतलब चोरी करने के बाद शायद पकड़ लिया, तो आपने क्राइम कमिट कर लिया, उसके बाद आपको अरेस्ट किया जा रहा है। लेकिन डिटेंशन में अलग है। डिटेंशन में ये अंदेशा है कि आप चोरी करने वाले हैं, मतलब चोरी करना भी नहीं, एक आप कोई बड़ा क्राइम कमिट करने वाले हैं जिससे पब्लिक ऑर्डर या फिर जो हमारी सोसाइटी है उसको भारी नुकसान हो सकता है, तो आपको उस क्राइम को कमिट करने से पहले ही आपको डिटेन कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है। तो अरेस्ट ही होता है वो, हम उसे डिटेन, मतलब दिखने में फ़र्क नहीं होता है, हम आपको इम्प्रिजन कर देते हैं या फिर होम अरेस्ट, हाउस अरेस्ट ये कर लेते हैं। तो ऐसा डिटेंशन आपको क्यों किया जाता है कि ताकि आपको क्राइम कमिट ना करें, ठीक है। फर्स्ट केस में आपको क्राइम के बाद डिटेन किया जा रहा है, सेकंड केस में आपको क्राइम करने से पहले ही प्रिवेंट कर दिया जाता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन, आपको उस क्राइम को करने से प्रिवेंट किया जा रहा है। डिटेंशन ऑफ इज टू टाइप, दैट इज प्यूनिटिव डिटेंशन एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो डिटेंशन दो चीज़ों की, एक प्यूनिटिव डिटेंशन एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन इज टू पनिश ए पर्सन फॉर ऑफिस कमिट बाय हियर और हर आफ्टर द ट्रायल और कन्विक्शन इन द कोर्ट। तो प्यूनिटिव डिटेंशन जो है उसमें आपको पनिश किया जाता है
Punitive detention is to punish a person for an offense committed by him or her after the trial and conviction in the court. तो ये जो punitive detention है, प्यूनिटिव डिटेंशन, तो यही है आपका अरेस्ट, जो हम आम भाषा में कहते हैं अरेस्ट करना, तो ये है प्यूनिटिव डिटेंशन। मतलब अरेस्ट तो आपको कोर्ट के ट्रायल से पहले भी कर दिया जाता है, मतलब पुलिस आपको कस्टडी में लेती है, उसके बाद आपको जुडिशरी में पेश किया जाता है। अगर जुडिशरी में आप गिल्टी हो गए तो आपको पनिश किया जाएगा। ये हो गया प्यूनिटिव डिटेंशन। ये फॉर्मली हम हमारी डे टू डे लाइफ में हम इसे अरेस्ट ही कहते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन PD on the other hands mean detention of a person without the trial or conviction by the court। मतलब बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी कन्विक्शन इन कोर्ट के, और आपने कोई भी क्राइम कमिट किया नहीं है, लेकिन आपके ऊपर लॉजिकली नॉट अनरीजनेबल, लॉजिकली रीजनेबल ये अंदेशा है कि आप क्राइम करने वाले हो, तो उसको करने से प्रिवेंट किया जाता है, इसलिए इसका नाम है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो प्यूनिटिव डिटेंशन में क्या हो रहा है, एक पर्सन ने एक ऑफेंस कमिट कर लिया है, ऑफेंस कमिटेड बाय हिम आफ्टर द ट्रायल एंड कन्विक्शन इन द कोर्ट। तो ट्रायल कोर्ट में ट्रायल भी हो गया, आपको कन्विक्ट किया गया है, आपने वो ऑफेंस कमिट किया है, उसके बाद आपको पनिश किया जा रहा है। लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन में आपको बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी कन्विक्शन के, कोर्ट में आपने क्राइम कमिट किया भी नहीं है, उससे पहले आपको अरेस्ट किया जा रहा है। Its purpose is not to punish a person for the past offense, but to prevent him from committing an offense near in the future. Thus, preventive detention is only a precautionary measure based on suspicion. Article 22 has two parts. The first part deals with the ordinary laws and the second part deals with the preventive detention. ये जो आर्टिकल 22 है इसके दो पार्ट्स है। पहला पार्ट डील करता है ऑर्डिनरी लॉज में, सेकंड पार्ट डील करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, जो PD हम बिना ऑफेंस कमिट किए पहले ही प्रिवेंट कर लेते हैं उस आदमी को, ये PD हो गया। दूसरा है ऑर्डिनरी लॉज, जो नॉर्मल अरेस्ट हम करते हैं। तो समय पहले देखते हैं पार्ट 1। The first part of Article 22 confers the following rights of a person who is arrested or detained under the ordinary laws। तो फर्स्ट पार्ट में उन राइट्स को बताया गया है, मतलब अगर कोई पर्सन को नॉर्मली अरेस्ट कर दिया गया, किसी ने कोई क्राइम कमिट किया, उसके लिए फीट में ट्रायल हुआ और उसे अरेस्ट कर लिया गया, तो नॉर्मल केसेस में जो ऑर्डिनरी नॉर्मल आम केसेस हैं उसमें क्या क्या राइट्स है वो अरेस्टेड पर्सन को। राइट टू इन्फॉर्म ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, आपको क्या बेसिस पे अरेस्ट किया गया है वो उसे बताया जाता है। तो फिल्मों में आपने देखा होगा, आपको इस दफ़ा के अंदर अरेस्ट किया जाता है, आपको ये क्राइम करने के लिए अरेस्ट किया जाता है। सब फिल्म्स में डायलॉग होते हैं, तो रियल लाइफ में भी कम्युनिकेट किया जाता है कि इस बेसिस पे आपको अरेस्ट किया गया है, इन्फॉर्म किया जाता है कि क्या बेसिस पे अरेस्ट है। राइट टू कंसल्ट एंड बी डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर। तो लीगल प्रैक्टिशनर का यहाँ पे अगर ईजी भाषा में देखें तो मैं तो मतलब समझता हूँ लॉयर। तो यहाँ पे आप किसी एडवोकेट या लॉयर को कंसल्ट कर सकते हो और लॉयर आपका केस भी लड़ सकता है। जुडिशरी में आपको एक लीगल प्रैक्टिशनर डिफेंड भी कर सकता है। राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर द मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स एक्सक्लूडिंग द जर्नी टाइम। तो ये कहा गया है कि आपको अरेस्ट कर लिया, आपको अरेस्ट करने के 24 घंटों के अंदर आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने मतलब जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने आपको देना जाता है, एक्सक्लूडिंग द जर्नी टाइम को हटा के। मतलब आपको अरेस्ट कर लिया आज 4 बजे, तो कल 4 बजे आपको 4 बजे से पहले जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना ही होगा, मतलब आपको उनके सामने पेश करना होगा। और इसमें जर्नी टाइम इंक्लूडेड नहीं है, 24 घंटों से अलग है जर्नी टाइम। राइट टू बी रिलीज्ड आफ्टर 24 आवर्स अनलेस द मजिस्ट्रेट ऑर्डर फर्दर डिटेंशन। तो अगर मजिस्ट्रेट ने कहा इसे रिलीज़ कर दीजिए तो उसे रिलीज़ कर देना होगा आपको। अगर फर्दर डिटेंशन, मगर अगर मजिस्ट्रेट चाहे, मतलब अगर मजिस्ट्रेट कहेगा तो बाद में डिटेन करना है, लेकिन अगर मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया तो उसे रिलीज़ करना होगा। राइट टू बी रिलीज आफ्टर 24 आवर्स अनलेस द मजिस्ट्रेट ऑर्डर फर्दर डिटेंशन। अगर उसने कहा छोड़ दीजिए तो आपको छोड़ना होगा। अगर उसे डिटेंशन लॉफुल लगा तो वो कंटिन्यू करने को कहेगा। These safeguards are not available to the enemy aliens or a person arrested detained under the preventive detention law। तो ये जो ई पर दिए गए राइट्स ये एनिमी एलियन को अवेलेबल नहीं है। एनिमी एलियन मैंने सिटीजनशिप की वीडियो में एक्सप्लेन किया था। एनिमी फर्स्ट ऑफ ऑल एलियन तो वो लोग हैं जो हमारे इंडिया के सिटीजन नहीं है, जिनके पास सिटीजनशिप नहीं है। एनिमी एलियन वो हो गया जो हमारे इंडिया को नुकसान पहुंचाने के इंटेंशन से है। सपोज कर लीजिए इंडिया है, इंडिया का किसी कंट्री सपोज कर लीजिए कोई भी कंट्री, तो ए कंट्री के साथ वॉर हो गया तो उस कंट्री के सिटीजन्स हमारे लिए एनिमी एलियन हो जाएंगे, क्योंकि शायद वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। और अ पर्सन अरेस्टेड और डिटेन अंडर द प्रिवेंटिव, तो उस कंट्री जिसके साथ हमारा वॉर चल रहा है वो कंट्री ए का सिटीज़न हमारे लिए एनिमी एलियन हो गया है, क्योंकि वो हमें कुछ नुकसान पहुंचा सकता है। और अगर किसी पर्सन को प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर भी अरेस्ट किया गया है तो उसे भी ये सारे राइट्स नहीं मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द अरेस्ट एंड डिटेंशन इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द आर्टिकल 22 डू नॉट कवर द अरेस्ट अंडर द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, सिविल अरेस्ट ऑन द फेलियर ऑफ पे ऑफ इनकम टैक्स एंड डिपोर्टेशन ऑफ एन एलियन।
तो आर्टिकल 22 जो है वो इन ये जो ऊपर के आर्टिकल 22 का जो पार्ट 1 है ये उन अरेस्ट के अंदर नहीं आता है जो क्या सिविल अरेस्ट। सिविल अरेस्ट मतलब क्रिमिनल केसेस के अंदर ये आपको अवेलेबल है, सिविल केसेस के आपको अंडर ये अवेलेबल नहीं है। मतलब ये जो ऊपर के अरेस्ट है ये सिविल केसेस में नहीं होते हैं। सिर्फ पार्ट 1 सिविल केसेस से डील नहीं करता है। ऑर्डर ऑफ कोर्ट मतलब अगर किसी ने कोर्ट का कंटेम्प्ट कर दिया, कोर्ट का ऑर्डर है कि इसे अरेस्ट कीजिए, तो ये फर्स्ट पार्ट में नहीं आते हैं। अरेस्ट ऑन फेलियर टू पे टैक्स, अगर आपको इनकम टैक्स पे करना है या फिर कोई भी अगर आपको टैक्स पे नहीं कर रहे हो, आप टैक्स पेयर नहीं हो, तभी भी जो अरेस्ट होता है वो भी ये जो आर्टिकल 22 है इसके पार्ट ए के अंदर ये नहीं आता है। डिपोर्टेशन ऑफ एन एलियन फोर्स टू लीव, मतलब डिपोर्टेशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई एलियन आ रहा है जो फॉरेनर है, फॉरेनर सपोज कीजिए कोई फॉरेनर इंडिया में आ गया, उसका शायद वीज़ा एक्सपायर हो गया, कुछ भी हो गया और उसे हम फोर्स कर रहे हैं हमारी कंट्री से लीव करने के लिए, तो इसके अंदर भी ये नहीं आता है। दे अप्लाइड ओनली टू एन एक्ट ऑफ क्रिमिनल और क्वासी क्रिमिनल नेचर, सम एक्टिविटीज़ प्रीजुडिकल टू द पब्लिक इंटरेस्ट। तो ये पार्ट 1 किससे डील करता है? पार्ट 1 स्पेसिफिकली सिर्फ डील करता है क्रिमिनल केसेस में, क्वासी क्रिमिनल केसेस में, एक्टिविटी प्रीजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट, उन केसेस से डील करता है जो पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड है। अब ये पार्ट 1 हो गया और सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट ऑफ द आर्टिकल 22 ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू द पर्सन हु आर अरेस्टेड और डिटेन्ड अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो पार्ट 2 किससे डील करता है? उन पर्सन के राइट्स में जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर अरेस्ट हुए हैं। Second part of the article grants protection to the person who are arrested under the preventive detention. This protection is available to both citizen as well as alien, including the following. पहली बात तो आर्टिकल 22 ये मुझे आर्टिकल के स्टार्टिंग में बतानी देनी चाहिए थी। आर्टिकल 22 जो है सिटीजन और फॉरेनर्स दोनों का अवेलेबल है। और ये जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 स्पेसिफिकली डील्स विथ प्रिवेंटिव डिटेंशन, तो ये दोनों का अवेलेबल है citizens or foreigner को। The detention of a person cannot exceed 3 months unless an advisory board reports the sufficient cause for the extent of detention. The board is to consist of the judges of high court. तो जो डिटेंशन है, आप किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर डिटेन कर दिया गया, वो उसे 3 महीने से ज़्यादा डिटेन नहीं किया जा सकता। मैक्सिमम टाइम इज़ 3 मंथ्स। अगर उसे ज़्यादा डिटेन करना है तो एडवाइजरी बोर्ड, एक एडवाइजरी बोर्ड बैठेगा जिसके मेंबर्स होंगे हाई कोर्ट के जजेस। तो हाई कोर्ट के जजेस इस एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर होंगे और ये एडवाइजरी बोर्ड सजेस्ट करेगा कि 3 मंथ से ज़्यादा डिटेन करना है या नहीं करना है। अगर वो कहेगा नहीं तो उसे छोड़ दिया जाएगा। Grounds of detention should be communicated to the detainee. However, the facts considered against the public interest do not need not to be disclosed. तो जो ग्राउंड्स है, अब जैसे ऊपर के केस में अरेस्ट के भी आपको इन्फॉर्म किया जाता है, यहाँ पे डिटेंशन के भी ग्राउंड्स कहा जाता है। आपको इस बेसिस पे आपके ऊपर डाउट है और इस बेसिस पे आपको अरेस्ट किया जा रहा है, तो ऐसा कम्युनिकेट किया जाएगा, रीज़न कम्युनिकेट किया जाएगा डिटेनियों को। लेकिन अगर वो रीज़न पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड है, अगर पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है तो उसे डिस्क्लोज मतलब उसे नहीं बताया जाएगा। डिटेनियो शुड बी अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी टू मेक रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट हिज डिटेंशन ऑर्डर, और डिटेनियो के पास राइट है कि वो रिप्रेजेंटेशन दे सकता है अगेंस्ट हिज डिटेंशन। सेम केस जुडिशरी में केस जाएगा, जुडिशरी डिसाइड करेगी कि डिटेंशन लॉ रीजनेबल है या नहीं है। लेकिन डिटेनियो के पास ये राइट तो है कि वो अगेंस्ट रिप्रेजेंटेशन का उसे एक मौका मिलना चाहिए। आर्टिकल 22 डिस्क्लोज अथॉरिटीज ऑफ पार्लियामेंट टू प्रिस्क्राइब द सर्कमस्टेंसेस एंड क्लासेस ऑफ केसेस इन विच ए पर्सन कैन बी डिटेन्ड फॉर more than 3 months under the preventive detention without obtaining the opinion of an advisory board. तो पार्लियामेंट के पास ये ताकत है। आर्टिकल 22 पार्लियामेंट को ये ताकत देता है कि वो सर्कमस्टेंसेस मतलब किन किन केसेस में आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन लगाना है। क्लासेस ऑफ केसेस एंड पर्सन कैन बी डिटेन फॉर मोर देन, और उन केसेस को भी पार्लियामेंट डिसाइड कर सकता है कि 3 महीने से ज़्यादा किन केसेस में प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्सीड करेगा, मतलब 3 महीने से ज़्यादा डिटेन किन किन केसेस में करना है बिना विदाउट द ओपिनियन ऑफ एडवाइजरी बोर्ड, बिना एडवाइजरी बोर्ड के ओपिनियन के। मैक्सिमम पीरियड फॉर विच ए पर्सन कैन बी डिटेन इन एनी क्लास और केसेस अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। मतलब एक केस में अगर कोई केस हो गया सपोज, उस केस में आपको मैक्सिमम पीरियड मतलब कितने वक्त के लिए, कौन से केस में कितने वक्त के लिए आपको डिटेन करना है। द प्रोसीजर फॉलोड बाय द एडवाइजरी बोर्ड ऑफ इन एन इंक्वायरी, और जो एडवाइजरी बोर्ड बैठेगा हाई कोर्ट के जजेस का, वो क्या प्रोसीजर फॉलो करेगा वो भी पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगा। 44th Amendment Act of 1978 has reduced the period of detention without obtaining the opinion of advisory board from 3 to 2 months. However, this provision is not yet brought in the offense, hence the original period of 3 months is still continues. So 44th Amendment Act आया था 1978 का, इसने 42 Amendment Act के बहुत सारे प्रोविजंस को रिवर्स किया है। इसने ये कहा था कि
बिना एडवाइजरी बोर्ड के ओपिनियन के आपको 3 मंथ्स का जो डिटेंशन पीरियड था वो 2 मंथ्स कर दिया गया है, उसे कम किया गया था, लेकिन ये अभी प्रैक्टिस में नहीं है, अभी भी 3 मंथ्स ही प्रैक्टिस किया जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डिवाइडेड द लेजिस्लेटिव पावर विद रिगार्ड्स टू प्रिवेंटिव डिटेंशन विद पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसने जो लेजिस्लेटिव पावर है प्रिवेंटिव डिटेंशन की वो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों को दिए। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों लॉज बना सकते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन पे। पार्लियामेंट हैज़ exclusive authority to make law in preventive detention for the reason connected to defense, foreign affairs, security of India। पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो प्रिवेंटिव डिटेंशन के लॉज बना सकता है किन केसेस पर, अगर बात डिफेंस पे आएगी, फॉरेन अफेयर्स पे आएगी और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया पे आएगी, तो पार्लियामेंट ही लॉ बनाएगा प्रिवेंटिव डिटेंशन पर। Both parliament as well as state legislature can concurrently make the laws in preventive detention for reason connected with security of state, maintenance of public order, maintenance of supplies and essential services essential to the community। तो पहली बात तो अगर डिफेंस से रिलेटेड है कंट्री की, फॉरेन अफेयर्स को इंटरनेशनल अफेयर्स हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया कंट्री का, इंडिया की सिक्योरिटी से बात आई, तब तो पार्लियामेंट ही अकेले बनाएगी लॉ। लेकिन अगर बात आई पब्लिक ऑर्डर की बात आई गई, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट की सिक्योरिटी बात आएगी, तो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों मिलकर लॉज बनाएंगे, अकेले स्टेट लेजिस्लेचर ही नहीं बनाएगी। मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एंड सर्विसेज एसेंशियल टू द कम्युनिटी। और अगर कोई सप्लाई सर्विस या फिर कमोडिटीज़ से रिलेटेड कोई सप्लाई कम्युनिटी को सप्लाई करने की बात आएगी, तो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों मिलकर लॉज बनाएंगे। बोथ द प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज मेड बाई the parliament are preventive detention act 1950, maintenance of internal security acts, conservation of foreign exchange, national security act, prevention of black marketing, terrorist and destructive activities act, tada, prevention of illicit traffic in narcotics, drugs, physiotropic substances act, etc, prevention of terrorism act, वोटा। ये सारे ये एक्ट्स हैं, एग्जांपल्स हैं जो पार्लियामेंट ने बनाए हैं, हमारी पार्लियामेंट ने बनाया है प्रिवेंटिव डिटेंशन के रेस्पेक्ट में। और यहाँ पे एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1967। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1967। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एक्ट है यूपा, जो अभी भी चल रहा है और इसे टाइम टू टाइम अमेंड भी किया गया है 2004 में, 2008 में, 2012 में और 2019 में। It is unfortunate to know that no democratic country in the world has made a preventive detention as an integral part of the constitution and of the constitution has been done in India। तो इंडिया की कोई भी वर्ल्ड की कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री में प्रिवेंटिव डिटेंशन इंटीग्रल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन हमारी कंट्री में है। वो यूएसए को अननोन है। इट वॉज रिस्टोर्ड इन ब्रिटेन ओनली ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर टाइम। ब्रिटेन ने प्रिवेंटिव डिटेंशन को यूज़ किया था सिर्फ फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर के में। इंडिया प्रिवेंटिव डिटेंशन एग्जिस्टेड इवन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। फॉर एग्जाम्पल द बंगाल प्रिजनर्स रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1818, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1939 प्रोवाइडेड फॉर द प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो यूएसए में अननोन है प्रिवेंटिव डिटेंशन, ब्रिटेन में सिर्फ फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर में यूज़ किया गया था, और इंडिया में जो है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन ब्रिटिश रूल से ही है। 1818 का एक्ट हो गया एग्जांपल, और डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट हो गया 1939 का। तो ये ब्रिटिश रूल से ही है प्रिवेंटिव डिटेंशन इंडिया के अंदर। और कोई भी वर्ल्ड की डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ का यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में कोई भी कंट्री ने प्रिवेंटिव डिटेंशन को उनके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया है, और ज़्यादातर डेमोक्रेटिक कंट्रीज इसे एक्सरसाइज भी नहीं करती, लेकिन इंडिया ने ऐसा किया है। अब आते हैं आर्टिकल 23, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, प्रोहिबिशन ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में ये दो आर्टिकल्स आते हैं 23 एंड 24। 24 इज प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। prohibition of traffic in human beings and forced labor, article 23. Article 23 prohibits traffic in human beings, बेगार, forced labor and other similar form of forced labor। तो आर्टिकल 23 रोकता है, इलीगल बताता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, मतलब किडनैपिंग हो गया, और किडनैप करके उन लोगों को फोर्सफुली इलीगल बिजनेसेस में ढकेला जाता है। और फोर्स्ड लेबर, बेगार फोर्स्ड इन हिस्टोरिक टाइम्स में ज़मींदार होते थे, ज़मींदार मनी लेंडर्स ज़मीन और मनी लेंड करते थे। अगर फार्मर या पीसेंट्स हो गया कोई भी उसे रीपे नहीं कर सकता, तो या फिर इंटरेस्ट रीपे नहीं कर सकता, तो वो ज़िंदगी भर के लिए उनके लिए काम करते थे।
बिना किसी वेजेस के। एनी कंट्रावेंशन ऑफ दिस प्रोविजन शेल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डिंग्स टू लॉ। अगर आप किसी की ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं या फिर आप उनको फोर्स्ड लेबर करते हैं तो दोनों केस में आप पनिशमेंट, ये पनिशेबल ऑफेंस है। दिस इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड फॉरनर्स। ये आर्टिकल 23 सिटीजन्स और फॉरनर्स दोनों का अवेलेबल है। इट प्रोटेक्ट्स द इंडिविजुअल नॉट ओनली अगेंस्ट द स्टेट बट ऑल्सो अगेंस्ट द प्राइवेट पर्सनस। तो ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर का कॉन्सेप्ट है आर्टिकल 23, ये अवेलेबल है स्टेट को भी, स्टेट के अगेंस्ट भी और प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी। मतलब स्टेट भी नहीं कर सकता, स्टेट तो ऑब्वियसली ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्यों ही करेगा, फोर्स्ड लेबर क्यों ही करेगा, लेकिन ये अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी अवेलेबल है। एक्सप्रेशन ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स इंक्लूड सेलिंग एंड बाइंग ऑफ मैन एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन लाइक गुड्स। तो यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग वर्ड का ये मतलब है कि सेलिंग, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन लाइक गुड्स। तो सामानों की तरह आदमी, औरतों को या फिर बच्चों को बेचना या ख़रीदना इलीगल है। ये हिस्टोरिक टाइम्स में बहुत होता था, स्पेशली रेसिज्म में जो ब्लैक पीपल थे उनको ख़रीदा या बेचा जाता था एज अ स्लेव। ये ज़्यादातर दूसरे कंट्रीज़ के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। इट इज़ एन एग्जाम्पल इमोरल ट्रैफिकिंग इन वुमेन एंड चिल्ड्रन इंक्लूडिंग प्रोस्टिट्यूशंस। तो बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि वुमेन्स और चिल्ड्रंस को ज़बरदस्ती उन्हें किडनैप कर लिया गया और प्रोस्टिट्यूशन के बिजनेस में फोर्सफुली उन्हें दे दिया गया। देवदासीज ऐसी प्रैक्टिस होती थी कि टेम्पल्स में वुमेन का एक्सप्लॉयटेशन होता था इन द नेम ऑफ गॉड। और स्लेवरी जो है लोगों को मतलब मैन और वुमन आइदर उनको ख़रीदा जाता था और ख़रीद के लाइफ टाइम के लिए उन्हें एज अ वर्कर यूज़ किया जाता था घर के कामों के लिए। टू पनिश दिस एक्ट पार्लियामेंट हैज़ इम्प्लीमेंटेड द इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1956। इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट ऑफ 1956 ओरिजिनली नोन एज द सस्पेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन ह्यूमन एंड गर्ल्स एक्ट 1956। तो ये एक्ट है जिससे आर्टिकल 23 फोर्स में आता है। द टर्म बेगार मीन्स कंपलसरी वर्क विदाउट रेम्यूनरेशन। ऑलरेडी मैंने आपको कहा है बेगार और फोर्स्ड लेबर का मतलब ये होता है कि बिना किसी वेजेस के उन्हें ज़बरदस्ती काम कराना। इट वॉज ए peculiar Indian system under the local zamindari sometimes used to force their tenants and other services without any payments. In addition to begar, Article 23 prohibits similar form of forced labor like bonded labor. The term forced labor means compelling a person to work against his or her will. मैंने ऑलरेडी ये सब आपको बता दिया था कि ज़मींदार जो है फोर्स करते थे, इवन मनी लेंडर्स भी करते थे। और फोर्स लेबर का यहाँ पे और ये भी मतलब निकलता है कि एक पर्सन को ज़बरदस्ती काम कराना जब वो उसकी विल से काम नहीं करना चाहता था। वर्ड फोर्स इंक्लूड नॉट ओनली फिजिकल लीगल फोर्स बट ऑल्सो फोर्स अराइजिंग फ्रॉम द कंपल्शन ऑफ इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस दैट इज वर्किंग फॉर लेस देन मिनिमम वेजेस। इन रिगार्डिंग द बॉन्डेड लेबर सिस्टम द अबॉलिशन एक्ट ऑफ 1976, मिनिमम वेजेस एक्ट ऑफ 1948, द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट ऑफ 1970, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट ऑफ 1976 वेयर मेड। तो यहाँ पे फोर्स्ड वर्ड है जो वो फिजिकली नहीं, लीगल फोर्स भी नहीं, लेकिन वो इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस की वजह से भी एक काम के लिए एक प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट गवर्नमेंट डिसाइड करती है, मतलब उससे ज़्यादा देना इज़ नॉट रीज़नेबल। वो कुछ केसेस में क्या होता है कि ये काम के लिए इन काम के लिए इतना कम उन्हें पे किया जाता है, इतना कम पे किया जाता है कि उतना कम पे करना रीज़नेबल नहीं है, लेकिन बिकॉज ऑफ देयर इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस, उन लोगों की इकोनॉमिक फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से वो बहुत कम से कम पैसों में लेबर जो है काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्योंकि स्पेशली इंडिया में लेबर फोर्स ज़्यादा है, तो इसलिए जो काम कराने वाले जो वर्क एम्प्लॉयर्स होते हैं वो बहुत ही कम वेजेस पे उन्हें हायर करते हैं, विच इज़ अगेंस्ट द बॉन्डेड लेबर। तो मिनिमम वेजेस मतलब कंपलसरी इतने वेजेस तो उन्हें मिलने ही चाहिए। तो इसके लिए ये सारे एक्ट्स पास किए गए थे। एक्ट ऑफ आर्टिकल 27 ऑल्सो प्रोवाइड फॉर एन एक्सेप्शन टू दिस प्रोविजन द परमिट स्टेट्स टू इम्पोज कंपलसरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पस एज एग्जाम्पल फॉर मिलिट्री सर्विसेज, सोशल सर्विसेज फॉर विच इट इज़ नॉट बाउंड टू पे। हाउएवर इन imposing the services the state is not permitted to make any discrimination on the grounds of only of religion, race, caste and class। तो आर्टिकल 23 के अंदर एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे बॉन्डेड लेबर का एक्सेप्शन है कि अगर स्टेट की कुछ अब नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में पब्लिक पर्पस के लिए स्टेट आपको मिलिट्री सर्विस या फिर सोशल सर्विस देने को कह सकता है और उसके लिए स्टेट आपको पे नहीं करेगा। दिस इज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस, वो रेगुलर सर्कमस्टेंसेस नहीं होते। और लेकिन स्टेट जब आपको ये मिलिट्री सर्विस और सोशल सर्विसेज के लिए आपको हायर करेगा तब स्टेट किसी तरीका डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। वो हर एक रिलीजन को लेगा, हर एक रेस को लेगा, क्लास को लेगा और कास्ट को लेगा। यहाँ पे जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, रिलीजन, रेस, कास्ट एंड क्लास, लेकिन जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। और ये हो सकता है आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ के बेसिस पे भी, लेकिन दूसरे बेसिस पे स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा।
सिर्फ यही दिए हुए बेसिस पे, रिलीजन, रेस, कास्ट एंड क्लास के बेसिस पे स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। अब आर्टिकल 24, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। Article 24 prohibits the employment of children below 14 years in the factory, mines and hazardous activities like construction work or railway, but it does not prohibit the employment in any harmless or innocent work. आर्टिकल 24 जो है वो चिल्ड्रन की एम्प्लॉयमेंट, और यहाँ पे चिल्ड्रन किसने कंसिडर किया गया है, जो 14 साल से कम के बच्चे हैं, 15-16 साल के बच्चों को चिल्ड्रन यहाँ पे मतलब इस एक्ट में आर्टिकल 24 के अंदर सिर्फ 14 साल से कम के बच्चों को चिल्ड्रन कंसिडर, और उनका काम करना सिर्फ फैक्ट्रीज़ में, माइंस में और हज़ार्डियस एक्टिविटीज़, जहाँ पे वो काम नहीं कर सकते। कुछ हज़ार्डियस एक्टिविटी, इनोसेंट वर्क में ये एम्प्लॉयमेंट अलाउड है, लेकिन हज़ार्डियस एक्टिविटी जैसे कि रेलवे लाइंस हो गया, कंस्ट्रक्शन वर्क्स हो गया और माइंस हो गए, कोयले की खदान हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सब में 14 साल से कम के बच्चे काम नहीं कर सकते। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ इन दिस डायरेक्शन। तो सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1986। इन एडिशन द एम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रन एक्ट 1938, फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948, माइंस एक्ट ऑफ 1952, मर्चेंट शिपिंग एक्ट ऑफ 1958, प्लांटेशन लेबर एक्ट ऑफ 1951, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर एक्ट ऑफ 1951, एप्रेंटिसेस एक्ट ऑफ 1961, बीड़ी एंड सिगार वर्कर एक्ट 1966 एंड अदर सिमिलर एक्ट्स प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो सर्टेन एजेस। तो यहाँ पे अलग अलग एक्टों में अलग अलग एज प्रिस्क्राइब की गई है, और ये ऑब्वियसली ये हज़ार्डियस एक्टिविटीज़ में चिल्ड्रन का एम्प्लॉयमेंट नहीं किया जा सकता। इन 1986 सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड दैट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ चाइल्ड लेबर रिहैबिलिटेशन वेलफेयर फंड इन विच द offending employers should deposit a fine of 20,000 rupees for such child employed by him or her each child। तो 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप गवर्नमेंट, आप मतलब जो स्टेट है वो स्टेट एस्टैब्लिश करेगा चाइल्ड लेबर रिहैबिलिटेशन वेलफेयर फंड, और इस फंड में पैसे वो लोग डालेंगे जो एक चिल्ड्रन, मतलब अगर किसी एम्प्लॉयर ने एक चिल्ड्रन को हज़ार्डियस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया तो 20,000 रुपये पर चिल्ड्रन, वो 20,000 रुपये पे करेगा पर चिल्ड्रन, और ये फंड चाइल्ड के वेलफेयर के लिए काम में लिया जाएगा। It also issued the direction for the improvement of education, health and nutrition of children। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी डायरेक्शन दिया कि आप बच्चों की एजुकेशन पर, उनकी हेल्थ पर, उनके न्यूट्रिशन पर काम कीजिए। द कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स Act of 2005 was enacted to provide for the establishment of National Commission and State Commission for Protection of Children's Rights and Children Courts for providing speedy trial of offences against the children and violation of the children's rights। और ये कहा गया कि नेशनल कमीशन और स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स एंड चिल्ड्रन राइट्स एस्टैब्लिश किया जाएगा अंडर द एक्ट ऑफ कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस राइट्स एक्ट 2005। ये एक्ट पास किया गया प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स 2005। इसके अंडर नेशनल कमीशन और स्टेट कमीशन बनाया गया जो प्रोटेक्ट करेगा चाइल्ड के राइट्स को, और चिल्ड्रन बच्चों की कोड बनाई जाएगी जिससे स्पीडी ट्रायल, जल्दी ट्रायल्स होंगे किससे रिलेटेड, जो ऑफेंसेस हुए हैं और जो वायलेशन हुए हैं चाइल्ड राइट्स के, इनसे रिलेटेड बच्चों की कोड बनाई जाएगी। 2006 the government banned the employment of children as domestic servants or workers in the business established by hotels, dhabas, restaurants, factories, spas, tea shops and so on। It warned that anyone employing the children below 14 years of age would be liable to prosecution and penal action। 2006 में गवर्नमेंट ने चिल्ड्रन को ढाबाज में, रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, फैक्ट्री वर्क्स में, स्पाज में, टी शॉप्स में, इन सब में काम करना से रोक दिया। अब ये चीज़ आप कनेक्ट कीजिए 21A आर्टिकल से। 86th अमेंडमेंट एक्ट आया 2002 का। तो 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 आया, ये 2002 में आया था। इससे 21A के थ्रू 6 से 14 साल के बच्चों की जो एजुकेशन है वो फंडामेंटल राइट बन गई। अब 6 से 14 साल का बच्चा अगर वो फैक्ट्रीज़ में इन सब में काम नहीं करके अगर होटल्स में भी काम कर रहा है तो वो पढ़ेगा कब? तो इसलिए ये जो राइट टू एजुकेशन है, ये राइट टू एजुकेशन को एनफोर्स करने के लिए 2006 में बच्चों का होटल्स में, ढाबाज में, शॉप्स में, इन सब में वर्क करना भी सुप्रीम कोर्ट ने बंद करा दिया। 6 से 14 साल के बच्चों की, यहाँ पे भी 14 साल को ही चिल्ड्रन कंसिडर किया गया, और 21 में भी जो आर्टिकल 21A है उसमें भी 14 साल के बच्चों को ही दिया गया है। और 2010 से ही ये जो 86th अमेंडमेंट एक्ट है 2002 और जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है 2009, यही फोर्स में आए थे। तो ये सब एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हो रहे थे। बहुत सही बात है, और ये स्टोरी की तरह आप याद लीजिए, और यही स्टोरी लाइन थी, यही पास्ट में हुआ था।
The Child Labor Prohibition Regulation Amendment Act of 2016 and amended the Child Labor Prohibition Regulation Act of 1986. It has been renamed as the Principal Act for Child Labor and Adolescent Labor and Prohibition Act of 1986. तो Child Labor Prohibition Regulation Act था ये 2016 का, ये इसने अमेंड कर दिया चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1986 को, और उसे नया नाम दिया प्रिंसिपल एक्ट। जो प्रिंसिपल एक्ट, इससे पहले का जो एक्ट था ना, उसे नया नाम दिया कि चाइल्ड एंड एडोलेसेंस लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1986। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 to 28, ये 3 आर्टिकल्स आते हैं, सॉरी 4 आर्टिकल्स आते हैं ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में। सबसे पहले आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। Article 25 says that all the person are equally entitled to freedom of conscience and right to freely profess, practice and propagate of religion. तो आपके पास आर्टिकल 25 हर एक पर्सन को इक्वली एंटाइटल, मतलब सबके पास बराबर का ये आज़ादी है, बराबर की आज़ादी है कि वो कॉन्साइंस मतलब एक अंतरात्मा, अगर मैं हिंदी में शुद्ध हिंदी में कहूँ तो अंतरात्मा, और मतलब जो आपकी इनर फीलिंग्स होती है, और इनर फीलिंग्स ये कहती है कि ये सही है या गलत है। मतलब नेचुरली हमारे पास एक जस्टिफाइंग नेचर होता है कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, और इस पर हमें यकीन होता है। तो इनर फीलिंग, इनर फ्रीडम, वो कॉन्साइंस हो गया। और प्रोफेस मतलब आप रिलीजियस बिलीफ को ओपनली बह सकते हैं, आपके रिलीजियस बिलीफ को प्रैक्टिस कर सकते हैं, और रिलीजियस बिलीफ्स को प्रोपेगेट कर सकते हैं, मतलब अपनी रिलीजियस टीचिंग्स फैला सकते हैं। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, तो इसके अंदर 4 implications है, मतलब 4 राइट्स दिए गए हैं। इनर फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल टू माउंट हिज और हर रिलेशन विद गॉड, क्रिएचर्स इन वॉट एवर वे ही और शी डिज़ायर्स। तो आपके पास ये इनर फ्रीडम है कि आप गॉड के साथ या फिर आपका जो क्रिएटर है, जिसमें भी आप बिलीव करते हैं उनके साथ आप कनेक्शन, उनके साथ आप रिलेशन रख सकते हैं कोई भी वे में, मतलब कोई भी तरीके से जिससे आप डिज़ायर करते हैं। राइट टू प्रोफेस, डिक्लेयर वन रिलीजियस बिलीफ एंड फेथ ओपनली एंड फ्रीली। तो अपने रिलीजियस बिलीव्स को और फेथ को, मतलब जो भी आप बिलीव करते हैं, जो भी आप फेथ करते हैं, उसको ओपनली डिक्लेयर करना। राइट टू प्रैक्टिस परफॉर्म ऑफ रिलीजियस वर्शिप, रिचुअल, सेरेमनी, एग्जिबिशन और बिलीव्स एंड आइडियाज़। आप आपकी जो रिलीजियस प्रैक्टिस है, रिलीजियस बिलीव्स हैं, उनको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। कोई भी रिचुअल, कोई भी वर्शिप कर सकते हैं, कोई भी सेरेमनीज कर सकते हैं आपके बिलीव और आइडियाज़ के बेसिस पे। राइट टू प्रोपोगेट, ट्रांसमिट एंड dissemination of one's religious beliefs in other and expose of tenets of one religion, but it does not include the right to convert another person's one's own religion, forcibly conversion, imping on the right to conscience and guarantee all the person alike। तो आप आपके रिलीजियस बिलीफ्स को दूसरों तक पहुंचा सकते हो। रिलीजियस जो आपकी टीचिंग्स है, जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं आपके रिलीजन की, वो दूसरों तक आप स्प्रेड भी कर सकते हो। लेकिन दूसरे को आप फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं कर सकते, मतलब आप किसी के साथ फोर्सफुली उनको अपने रिलीजन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और फोर्सफुल कन्वर्जन्स किसके अगेंस्ट हो जाएंगे? फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस के अगेंस्ट हो जाएंगे। फ्रॉम द अबव इट इज़ क्लियर दैट द आर्टिकल 25 कवर्स नॉट ओनली रिलीजियस बिलीव्स, डॉक्ट्राइन्स, बट ऑल्सो रिलीजियस प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स। मोर ओवर द राइट्स आर अवेलेबल टू ऑल द पर्सन, सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स। जो हमारा आर्टिकल 25 है ना, वो सिटीजन्स और फॉरेनर्स दोनों को अवेलेबल है। और ये कहा गया है कि आर्टिकल 25 जो है वो सिर्फ बिलीव्स को ही नहीं, डॉक्ट्राइन मतलब एक ऐसी चीज़ जो इम्प्लिसिट है, जो एक बिलीव किया जा सकता है, वो वर्ड्स में ज़्यादा जाहिर नहीं होता है, एक बिलीफ है, एक आइडियोलॉजी है, एक एसेंस है, वो हो गया डॉक्ट्राइन। ये सिर्फ अपने बिलीव्स को ही नहीं, अपने प्रैक्टिसेस को भी आर्टिकल 25 कवर करता है। मतलब जो भी आपके रिचुअल्स हो गए, प्रैक्टिसेस हो गए, जो भी आप परफॉर्म करते हो प्रैक्टिकली, एक हो गया मेंटल बिलीफ, दूसरा हो गया उसको प्रैक्टिस करना, दोनों आर्टिकल 25 के अंदर कवर होते हैं। हाउएवर द rights are subject to public order, morality, health and other provisions relating to fundamental rights. Further, state is promoted to regulate and restrict any economical, financial and political and other secular activities associated with religious practices. और ये जो आपके राइट्स है ना, ये पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ और दूसरे प्रोविजंस जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, ये सब इनके एक्सेप्शंस है। और स्टेट के पास ये ताकत है कि वो रेगुलेट कर सकता है या फिर रोक सकता है इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और पॉलिटिकल और अधिक सेक्युलर एक्टिविटीज एसोसिएशन विद रिलीजियस प्रैक्टिसेस। और स्टेट के पास ये भी
राइट है कि वो आपके जो भी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल या फिर कोई भी सेक्युलर एक्टिविटी इन सबको रोक सकता है जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस से एसोसिएटेड है। प्रोवाइड फॉर द सोशल वेलफेयर और परफॉर्म थ्रोन ओपन टू हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन फॉर द पब्लिक कैरेक्टर ऑल द क्लासेस एंड सेक्शंस ऑफ हिंदूस। It also contain two explanation. One, wearing the and carrying the kirpans is to included in the profession of Sikh religion, and two, Hindus in this context include Sikhs, Jains, Buddhists. In clause, the reference Hindu shall be construed as including reference to the person profession of Sikhs, Jain, Buddhist religion, and the reference to Hindu religious institution shall कॉन्स्टिट्यूट अकॉर्डिंगली। और यहाँ पे ये जो वर्ड हिंदू है ये इंक्लूड किया गया है सिक्स, जैन्स और बुद्धिस्ट के साथ भी। और सिक्स जो किरपान करते पहनते हैं और जो किरपान कैरी करते हैं ये भी उनका राइट है। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आर्टिकल 25 जो था वो इंडिविजुअल रिलीजियस फ्रीडम का था। आर्टिकल 26 जो है वो रिलीजन फ्रीडम ऑफ एन डिनोमिनेशन, मतलब एक ग्रुप, एक सेक्शन या फिर हाँ एक ग्रुप, एक सेक्शन जिनका एक कॉमन या फिर एक डिनोमिनेशन हो गया, जिनका एक कॉमन रिलीजन है उनका। तो ये तो हो गया इंडिविजुअल फ्रीडम, ये इंडिविजुअल रिलीजियस फ्रीडम, ये हो गया इंडिविजुअल ग्रुप रिलीजियस फ्रीडम ऑफ ए ग्रुप। According to Article 26, every religion, denomination, or any of its sections shall have the following rights. Right to establish, maintain institution for religious or charitable purpose. तो आर्टिकल 26 के अंदर हर एक रिलीजियस डिनोमिनेशन के पास ये राइट है कि वो एक इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं और उसको मेंटेन भी कर सकते हैं कि चैरिटेबल पर्पस के लिए। राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर ऑफ रिलीजन। अगर कोई रिलीजन का मैटर है तो वो खुद मैनेज कर सकते हैं। राइट टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल और रिमूवेबल प्रॉपर्टी, तो कोई भी तरह की प्रॉपर्टी वो एक्वायर कर सकते हैं फॉर मेंटेनिंग द इंस्टीट्यूशन। राइट टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डिंग्स विद लॉ, लॉ के हिसाब से उन प्रॉपर्टी को भी वो एडमिनिस्टर कर सकते हैं। Article 25 guarantees right of individual, while Article 26 right of religious denomination and sections. In other words, the 26 protects the collective freedom of religion, like right under Article 25. Rights under Article 16 are also subject to public order, morality, health, but not subject to any other provision related to fundamental rights. तो आज आर्टिकल 26 जो है उसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस है, क्या बेसिस पर? पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ, लेकिन बट नॉट सब्जेक्टेड टू एनी अदर प्रोविजन दैट इज़ रिलेटेड टू। लेकिन जो भी अलग बाकी के दूसरे चेक्स एंड बैलेंसेस हैं ना, एक्सेप्शंस हैं ना फंडामेंटल राइट्स के, वो आर्टिकल 26 पर अप्लाई नहीं होते। और ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि 25 इंडिविजुअल राइट है, 26 सेक्शन डिनोमिनेशन का राइट है। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द रिलीजियस डिनोमिनेशन मस्ट सेटिस्फाई 3 कंडीशंस। अगर आपको रिलीजियस डिनोमिनेशन आपको तभी कंसिडर किया जाएगा जब ये 3 कंडीशंस आप फॉलो कर लेते हैं। इट शुड बी a collection of individuals who have a system or belief doctrine which they regard as conducive to their spiritual and well-being. एक कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स होना चाहिए, मतलब एक ग्रुप होना चाहिए इंडिविजुअल्स का जिनका बिलीफ, जो उनका बिलीव है वो एक है, मतलब वो सब लोग का स्पिरिचुअल बिलीफ एक है। दे शुड हैव अ कॉमन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के सब लोग मेंबर होने चाहिए। दे शुड बी डिजाइन बाय ए डिस्टिंक्टिव नेम, तो डिस्टिंक्टिव नेम मतलब जो आपका ऑर्गेनाइजेशन का, आपका इंस्टीट्यूशन का जो नाम होना गया वो सबसे अलग होना चाहिए, डिस्टिंक्टिव होना चाहिए। Under the above criteria, Supreme Court held that the Ramakrishna Mission, Ananda Marga are the religious denomination within Hindu religion. It also held that the Aurobindo Society is not a religious denomination. तो इन सबको कंडीशंस को सेटिस्फाई की है रामाकृष्णा मिशन ने और आनंदा मार्गा ने, तो ये एक रिलीजियस डिनोमिनेशन हो गए। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि औरोबिंदो जो एक सोसाइटी है वो एक रिलीजियस डिनोमिनेशन नहीं है। आर्टिकल 27 Article 27 lays down no person shall be compelled to pay any taxes for a promotion or maintenance of any particular religion or religion denomination. Freedom from taxation for promotion of religion. आर्टिकल 27 ये कहता है कि कोई भी पर्सन, यहाँ पे पर्सन मतलब सिटीजन और फॉरेनर दोनों के पास ये राइट है। आर्टिकल 27 सिटीजन और फॉरेनर्स दोनों को अवेलेबल है। कोई भी पर्सन को फोर्सफुली आप टैक्स नहीं पे करने के लिए मजबूर कर सकते रिलीजियस के प्रमोशन के लिए। तो कोई भी पर्सन के ऊपर आप ये कहकर दबाव नहीं डाल सकते कि आप रिलीजन के प्रमोशन के लिए इतना टैक्स भरिए। इन अदर वर्ड्स, द स्टेट शुड नॉट स्पेंड द पब्लिक मनी कलेक्टेड बाई द वे ऑफ टैक्स फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन।
और ये भी कहा गया है कि स्टेट जो है, जो पब्लिक मनी हो गया हमारा मनी, पब्लिक मनी इट सेल्फ ये कह रहा है कि पब्लिक मनी ये लोगों का पैसा है, यहाँ इस देश की जनता का पैसा है, और ये पैसा जो टैक्स के थ्रू कलेक्ट किया गया है वो एक पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन के लिए नहीं यूज़ हो सकता। दिस प्रोविजन प्रोहिबिट द स्टेट फ्रॉम फेवरिंग, पैट्रोनाइजिंग, सपोर्टिंग वन रिलीजन ओवर द अदर। स्टेट किसी एक रिलीजन को फेवर नहीं कर सकता, मतलब यहाँ पे पार्शियलिटी की बात नहीं हो सकती। दिस मीन्स द टैक्सेस कैन बी यूज टू प्रमोट एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑल रिलीजन। सब रिलीजन्स को मेंटेन करने के लिए और प्रमोट करने के लिए टैक्स का मनी यूज़ होगा। द प्रोविजन प्रोहिबिट्स ओनली लेवी ऑफ टैक्स नॉट फीस। मतलब रिलीजन के प्रमोशन के लिए आप फीस कंडक्ट कर सकते हो। अब जो चर्चेस हो गए, मॉस्क हो गए, टेम्पल्स हो गए, इसमें जब आप विजिट करते हो फ्रीक्वेंटली तो यहाँ पे कुछ फ़ी कंडक्ट की कराई जाती है जो जिससे उस स्पेसिफिक एरिया का मेंटेनेंस होता है। तो वो फीस यहाँ पे प्रोहिबिट नहीं है, लेकिन टैक्स जो अगर अगर रिलीजन के प्रमोशन के लिए टैक्स चार्जेस कर रहे हैं तो वो गलत है। This is because the purpose of fee is to control a secular administration of religious institution, not to promote or maintain a religion. ये कहा जा रहा है कि जो वो स्पिरिचुअल एरिया हो गया, मतलब जहाँ पे लोग जाके अपने बिलीफ्स प्रैक्टिस करते हैं, उस एरिया के मेंटेनेंस के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो फ़ी कंडक्ट कराई जाती है, ना कि उस रिलीजन के प्रमोशन के लिए। थस फी कैन बी लेविड ऑन पिलग्रिम्स टू प्रोवाइड देम सम स्पेशल सर्विसेज और सेफ्टी मेजर्स। सिमिलरली फी कैन बी लेविड ऑन रिलीजियस एंडोमेंट्स फॉर मीटिंग रेगुलेशन एक्सपेंडिचर। तो जो पिलग्रिम्स हो गया, पिलग्रिम्स मतलब मुसाफिर, वो मुसाफिर और जो भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस के लिए आपके टेम्पल्स में आते हैं, मॉस्क में आते हैं, चर्च में आते हैं, उन सब के लिए आप कुछ फ़ी कंडक्ट कर सकते, फ़ी चार्ज कर सकते हो, जिससे आप उस इंस्टीट्यूशन का मेंटेनेंस करोगे। फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आर्टिकल 28। Under Article 28, no religious instructions shall be provided in any educational institution wholly maintained out of state fund. तो ये कहा जा रहा है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिसमें स्टेट का पैसा लगा है, मतलब पब्लिक मनी इन्वॉल्व है, उसमें आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते। However, this provision is not applied to an educational institution administered by the state, but established under any endowment trust, inquiring imparting of religious instructions in such institutions. तो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसके अंदर स्टेट का मनी, पूरा ही स्टेट का मनी इन्वॉल्व है, तो उसके अंदर तो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दी सकती। लेकिन अगर एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो स्टेट के द्वारा एडमिनिस्टर्ड हो रहा है, लेकिन एस्टैब्लिश किसी ट्रस्ट या फिर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, एंडोमेंट ने एस्टैब्लिश कर दिया, तो उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस परमिटेड है। फर्दर, नो पर्सन attending any educational institution recognized by the state or receiving aid out of state shall required to attend any religious instructions or worship in institution without his or her consent, in case the minor the consent of his or her guardian is needed. ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जहाँ पे स्टेट का फंड हो रहा हो या फिर उसे रिकग्निशन मिला हो, वहाँ पे आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते विदाउट हिज और कंसेंट। मतलब अगर कोई एक पर्सन लेना चाहता है तभी आप उसे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस देंगे, और अगर माइनर है तो उसके गार्डियन से कंसेंट ली जाएगी। आर्टिकल 28 में 4 तरीके की आर्टिकल 28 में 4 तरीके इंस्टीट्यूशन की बात हो गई है। ये इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन बाय द स्टेट। पहला तरीके का इंस्टीट्यूशन जहाँ पे पूरा ही इंस्टीट्यूशन स्टेट मेंटेन कर रहा है। रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस आर कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड। मतलब जो इंस्टीट्यूशन में इंस्टीट्यूशन स्टेट पूरा ही मेंटेन कर रहा है, उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस आप नहीं दे सकते। इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट बट एस्टैब्लिश अंडर द एंडोमेंट और ट्रस्ट। मतलब उस स्टेट को उस इंस्टीट्यूशन को चला तो स्टेट रहा है, लेकिन उसको एस्टैब्लिश किया था कोई भी ट्रस्ट में। रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे परमिटेड है। इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट, इंस्टीट्यूशन रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट। ये दो इंस्टीट्यूशन में इंस्ट्रक्शन देंगे, लेकिन वॉलंटरी बेसिस पे। अगर लोग चाहे तो वो ले, चाहे तो ना ले। जहाँ पे पूरा पैसा स्टेट का है वहाँ पे तो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जा सकती। जहाँ पे सिर्फ स्टेट एडमिनिस्टर कर रहा है लेकिन वो एस्टैब्लिश किया किसी ट्रस्ट ने, तो वहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन परमिटेड है। जहाँ पे रिकॉग्नाइज की, जिस इंस्टीट्यूशन को स्टेट ने रिकॉग्नाइज किया और वहाँ पे थोड़ी बहुत एड आ रही है, मतलब थोड़े बहुत पैसे स्टेट दे रहा है, वहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस वॉलंटरी बेसिस पर दी जाएंगी। अगर चाहे तो लोग ले, चाहे तो ना ले।
कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 29 की। Article 29 provides that any sections of citizen residing in any part of India having a distinct language, script, culture of its own shall have the right to conserve the same। तो आर्टिकल 29 कह रहा है एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, मतलब कोई भी सेक्शन ऑफ सिटीजन। यहाँ पे माइनॉरिटी की बात नहीं की जा रही है, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों की बात की जा रही है। मतलब एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, कोई भी सेक्शन की बात की जा रही है, और जो किसी भी पार्ट में रह रहा हो, इंडिया के किसी भी पार्ट में रह रहा है, उसका जो सेपरेट लैंग्वेज है, उसकी जो सेपरेट स्क्रिप्ट है, जो कल्चर है, उसको प्रिजर्व किया जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा। शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। Further, no citizen shall be deemed to admission of any educational institution maintained by the state receiving aid of the state funds only on the grounds of religion, race, caste और लैंग्वेज। ये कहा गया कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिसमें स्टेट का पैसा इन्वॉल्व है या फिर स्टेट से एड ली जा रही है, उसमें रिलीजन, रेस, कास्ट एंड लैंग्वेज के बेसिस पे आप उसका कोई भी पर्सन का एडमिशन नहीं रोक सकते। फर्स्ट प्रोविजन प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ group, while the second provision guarantees that any citizen or individual respect of community which he or she belong। जो पहला प्रोविजन है वो तो ये कह रहा है कि आपके ग्रुप के पास ये राइट है कि आप आपका जो कल्चर है, आपकी लैंग्वेज है, उसको प्रोटेक्ट करिए। ये ग्रुप का राइट है, राइट्स ऑफ ए ग्रुप। वाइल द सेकंड प्रोविजन गारंटी द राइट ऑफ द सिटीजन और इंडिविजुअल। और जो सेकंड राइट है वो एक इंडिविजुअल का राइट है, पर्सनल राइट है, इंडिविजुअल राइट है, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी को बिलोंग करता हो। आर्टिकल 29 गारंटीज प्रोटेक्शन to both religious denomination as well as religion minorities as well as linguistic minority. However, Supreme Court held that the scope of this article is not necessarily restricted to minorities only, as it is commonly assumed to be. This is because of the word use sections of citizens in the article including minority as well as majority। तो पहले तो इसे माइनॉरिटी की ये आर्टिकल 29 माइनॉरिटी के लिए ही समझा जाता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों आते हैं यहाँ पे। Supreme Court also held that the right to conserve the language include the right to agitate for the protection of language। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि राइट टू कंजर्व लैंग्वेज, मतलब आपको आपकी लैंग्वेज को बचाने के लिए ये भी आपके पास राइट है कि आप एजुटेशन कर सकते हो अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए। हैंस द पॉलिटिकल स्पीचेस एंड प्रोमिसेस मेड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज ऑफ ए सेक्शन ऑफ सिटीजन डू नॉट अमाउंट द करप्ट प्रैक्टिसेस अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 जिसके बेसिस पे इलेक्शंस होते हैं, उसमें ये कहा गया है कि अगर कोई नेता आपको आके कहता है कि अगर आप मुझे वोट देंगे तो मैं आपके इस और स्पेसिफिक लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करूँगा, तो ये करेक्ट प्रैक्टिस नहीं है। तो और आपके पास ये राइट है कि आप आपके लैंग्वेज को, आपके कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो दिस इज़ नॉट ए करेक्ट प्रैक्टिस, और ये फुल्ली